नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। और मार्केट में सेल ऑफ कहां है, सबसे ज्यादा गिरावट बताएंगे आपको, लेकिन पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। ग्लोबल मंदी की आहट से बाजार में घबराहट, 4 दिनों में 4% तक टूटे इंडियन मार्केट। आज भी सेंसेक्स निफ्टी बैंक 800 पॉइंट नीचे, निफ्टी ने 17,000 को किया होल्ड। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स भी 3% उड़ के। डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तरों पर रुपया, $1 की कीमत 81 रुपये 58 पैसे तक पहुंची। डॉलर इंडेक्स में रिकॉर्ड उछाल का असर। मंदी के डर से मेटल का रंग उड़ा, जेएसपीएल, वेदांता, हिंडाल्को, टाटा स्टील जैसे दिग्गज 5% तक लुढ़के। ब्याज दरें बढ़ने की आशंका से ऑटो, बैंक, रियल एस्टेट शेयरों में जोरदार बिकवाली। अशोक लेलैंड, मारुति, आयशर 5% तक टूटे। गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबेरॉय, शोभा भी 5% नीचे। और हर्षा इंजीनियरिंग की शानदार लिस्टिंग, 37% प्रीमियम के साथ एनएससी पर 450 रुपए पर लिस्ट हुआ शेयर, 330 रुपए था इशू प्राइस। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार की हालत खस्ता है। निफ्टी 17,000 को होल्ड करने की कोशिश तो पूरी कर रहा है, लेकिन दबाव है। सभी सेक्टर्स दबाव के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो संकेत क्या हैं अब तक के, उसे पहले समझ लेते हैं। उसके बाद अब तक बाजार में क्या हुआ उसके की हाइलाइट्स आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन जो गिरावट है वो सिर्फ भारतीय बाजारों में नहीं है, ये चौतरफा है। ग्लोबल इक्विटीज में सेल ऑफ आया है, इन्फ्लेशन के कंसर्न्स हैं जिसके कारण हमने दबाव देखा है। इसके अलावा अगर आप अभी देखेंगे एशियन मार्केट्स का हाल, तो निक्केई, कॉस्पी, ताइवान, ये सभी मार्केट्स जो हैं 1%, 1.5%, 2% तक की गिरावट आपको दिखा रहे हैं। अगर आप अमेरिका के फ्यूचर्स देखेंगे इस वक्त, वो भी देख लेते हैं क्या क्यूज दे रहे हैं। तो डाउ फ्यूचर्स अब 63 तक नीचे है, उतनी गिरावट नहीं है, लेकिन लाल निशान में कारोबार हो रहा है। और नेस्डैक के फ्यूचर्स भी 30 पॉइंट नीचे ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। तो अमेरिका के फ्यूचर्स फिलहाल दबाव में जरूर है, लेकिन ज्यादा गिरावट नहीं है। एशियन मार्केट्स में इंडियन मार्केट्स की ही तरह बिकवाली देखने को मिल रही है। और अगर इंडियन मार्केट्स में अब तक क्या हुआ वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आए, तो पहले तो आप देखिए निफ्टी को, जो अभी भी 200 अंक नीचे कारोबार कर रहा है कमजोर ग्लोबल संकेतों की तर्ज पर, लेकिन 17,000 के ऊपर बना हुआ है, 17,135। हालांकि जो एक गैप डाउन ओपनिंग हुई थी वहां से मार्केट्स रिकवर हुए हैं। अगर आप चार्ट देखेंगे सुबह से लेकर अब तक का, तो जहां हम खुले वहां से थोड़ी रिकवरी ही मार्केट्स में आती हुई दिखी है, लेकिन अभी भी काफी पेन है। अगर आप निफ्टी बैंक को देखेंगे तो ये भी 700 अंक नीचे ट्रेड कर रहा है। इस समय 650 अंकों की कमजोरी है, क्योंकि थोड़ा रिकवर हुआ है दिन के निचले स्तरों से। और अगर डे लो से आप कंपेयर करेंगे तो बाकी इंडाइसेस भी रिकवर होते हुए दिखे हैं। ऑल्दो सभी सेक्टर्स आपको लाल निशान में दिखाई देंगे। मेटल, ऑटो, ये सबसे ज्यादा पिटे हैं आज के सेशन में, जो 2.5%, 3% की कमजोरी जहां पर दिख रही है इंडेक्स के हिसाब से। ऑयल एंड गैस, रियल्टी, यहां भी काफी पिटाई हुई है आज के सेशन में। साथ ही अगर आप रुपए को देखेंगे तो रुपए में भी हमने रिकॉर्ड लोअर लेवल्स आज के सेशन में आते हुए देखे। उसका असर आप एक आईटी इंडेक्स पर भी देख सकते हैं। डॉलर इंडेक्स रिकॉर्ड हाइस पर, आईटी इंडेक्स भी दिन के निचले स्तरों से काफी शार्पली रिकवर हुआ है और अब हरे निशान में ट्रेड कर रहा है दिन के ऊपरी स्तरों पर। तो ये है फिलहाल बाजार का हाल। रिकवरी आपको कुछ इंडाइसेस में काफी दिखाई देगी, फॉर इंस्टेंस निफ्टी में, लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो वहां उतनी शार्प रिकवरी नहीं है जितनी हमने निफ्टी में आते हुए देखी है। लेकिन अब क्या रेंज रह सकती है, क्या संकेत, क्या चाल रह सकती है इंडाइसेस की रिमेनिंग सेशन के लिए, इस पर बातचीत कर लेते हैं। प्रकाशगावा.com के प्रकाश गावा हमारे साथ मौजूद है। गावा साहब, पेन तो है और वो पेन सस्टेन होते हुए दिख रहे हैं, लगातार चौथा सेशन है। अब लेवल्स के हिसाब से देखें तो कौन से लेवल्स आपके हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेंगे जिस पर नजर रखनी चाहिए? अब इस तरीके के मार्केट में इंडेक्स पे कोई ट्रेड ले या अवॉइड करे? गुड आफ्टरनून टू यू दीपाली। आज का जो लो है निफ्टी में 17,000, बहुत अच्छा लो है। बस वहीं के उसके आसपास ही बाउंस मिला है। तो मुझे लगता है कि एफएनओ एक्सपायरी है इस हफ्ते, तो लगता है कि शायद 17,000 सस्टेन होगा। पॉसिबल है कि यहाँ से अपमूव मिले। अपमूव मिले तो कहाँ मिलेगा वो कहना मुश्किल है, लेकिन इसमें अगर डिप्स मिल जाती है 17,000 का स्टॉप होना चाहिए, बाई होना चाहिए आज, कल और परसों के लिए। मुझे लगता है 17,000 होल्ड करेगा। और बैंक निफ्टी 38,500 के आसपास से ही बाउंस मिला है, तो मुझे लगता है वो बाउंस होल्ड करेगा। हाँ, अगर 38,500 निकल जाता है तो गिरावट आएगी। ओके, ठीक है।
तो इंडेक्स के हिसाब से राय दी है, निफ्टी थोड़ी सी रिकवरी दिखा सकता है। ऑलरेडी रिकवरी हमें दिख भी रही है 17,150 के लेवल्स पर फिलहाल निफ्टी कारोबार कर रहा है। दिन के निचले असरों से 180 अंकों तक की रिकवरी आते हुए दिखाई दी है। गाबा साहब, स्टॉक्स निकाले आपने, कुछ दिक्कत हुई आज का जैसा मार्केट है उसे देखते हुए ट्रेड्स को निकालना? दिक्कत तो है, बिल्कुल बहुत दिक्कत है, मैं कह सकता हूँ, लेकिन निकाले हैं। इफ्का लैब्स मुझे अच्छा लगता है, ट्रेड कर रहा है 895 जोन्स पर इफ्का लैब। स्टॉप लगाइए 888 का, टारगेट करीब 910 के हो सकते हैं इफ्का लैब में। यस। और दूसरा है लाल पैथ लैब, तो काफी दिनों से एक अच्छा अपमूव है मेरे ख्याल से, लेकिन उसको छोड़ देते हैं। पॉसिबल है कि मेट्रोपोलिस में एक ट्रेड बनता है, मेट्रोपोलिस 1497 पर ट्रेड कर रहा है, इसका टारगेट करीब 1550 हो सकता है आते दिनों में। टॉप होगा 1460 का मेट्रोपोलिस। ओके, तो मेट्रोपोलिस हेल्थ यहाँ पर 2.5% की मजबूती है। कुछ ही मिनटों में यहाँ पर एक शार्प टिक भी आते हुए दिखाई दिया है। हमने शुक्रवार को बातचीत भी की थी डायग्नोस्टिक स्टॉक्स की, जहां पर स्ट्रेंथ वीक मार्केट में आ रही थी। ये ट्रेंड हमने शुक्रवार को देखा था, जो कि आज भी कंटिन्यू हो रहा है। लेकिन गाबा साहब ने जो ट्रेड्स आपको सजेस्ट किए उसमें मेट्रोपोलिस हेल्थ है और साथ ही इप्का लैबोरेटरीज, यहाँ पर आप खरीदारी की पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। आज हमने सेलेक्टिव फार्मा और सेलेक्टिव आईटी में खरीदारी देखी भी है। लेकिन अब मिड कैप का हाल दिखाते हैं आपको। पहले तो एक बार इंडेक्स देखते हैं, कितना रिकवर हुआ है दिन के निचले स्तरों से, या अभी भी पेन में है। जहां खुले वहां से हम नीचे फिसले, थोड़ा सा रिकवर जरूर हुए हैं, लेकिन अभी भी 700 अंकों की गिरावट है। उतनी अच्छी रिकवरी नहीं है जितनी हम निफ्टी में देख रहे हो। शायद निफ्टी में जो रिकवरी दिखी भी है उसका क्रेडिट काफी हद तक निफ्टी आईटी इंडेक्स को भी जाता है। मिड कैप्स में दबाव अभी भी है, 683 अंकों की कमजोरी के साथ कर रहा है ट्रेड। ज्यादातर पॉकेट्स आपको मिड कैप्स में आज गिरावट वाली ही दिखाई देंगी, फिर चाहे वो बैंक्स हो, एनबीएफसीज हो, कैपिटल गुड्स हो, रियल्टी स्टॉक्स ही क्यों ना हो। एक एक करके कुछ सिलेक्टिव पॉकेट्स आपके स्क्रीन पर लाते हैं। एनबीएफसीज है पहले आपके सामने, एमएनएम फाइनेंशियल 5.5% नीचे, चोला फाइनेंस, उज्जीवन, कैनफिन होम्स में भी 6% तक की कमजोरी देखने को मिल रही है। बैंक स्टॉक्स देखें तो सरकारी हो या प्राइवेट, सभी टूटे हुए हैं आज के सेशन में। आरबीएल बैंक 6.5% नीचे, फेडरल बैंक में 4% का दबाव है, यू स्मॉल फाइनेंस, आईडीबीआई बैंक यहाँ भी 5% तक की गिरावट आज के सेशन में देखने को मिल रही है। ऑयल एंड गैस पैक में एचओईसी, चेन्नई पेट्रो, महानगर गैस, एमआरपीएल 6% तक की गिरावट इन सभी शेयर्स में आज के सत्र में। कैपिटल गुड्स भी छूते नहीं है इस गिरावट से। थर्मैक्स, बीईएल, एबीबी इंडिया 8.5% तक की गिरावट थर्मैक्स में दिख रही है। बीईएल भी 5.5% नीचे, एबीबी इंडिया में भी गिरावट है 3.5% की। मेटल्स भी स्लाइड हुए हैं। जेएसपीएल, नाल्को, एनएमडीसी सेल 5% तक का फॉल इन स्टॉक्स में भी है। सिमिलरली पावर शेयर्स देखेंगे, लिस्ट बहुत लंबी आज गिरने वाले स्टॉक्स की। जेएसडब्ल्यू एनर्जी, टोरेंट पावर, अदानी ग्रीन 6% तक का फॉल इन स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। फटाफट से एक बार रियल्टी का हाल भी दिखा देते हैं। ओबरा रियल्टी 5.5% नीचे है, टॉप लूजर है पूरी रियल्टी पैक में। आईबी रियल 4.5% नीचे, ब्रिगेड एंटरप्राइजेज और साथ ही गोदरेज प्रॉपर्टीज 5% तक की गिरावट इन स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। सेलेक्टिव आईटी ग्रीन में है। जो दो स्टॉक्स आपको दिखा देते हैं, कोफोज और पर्सिस्टेंट सिस्टम। हालांकि एम्फोसिस भी हरे निशान में था, लेकिन अब वो बढ़त वहां पर थोड़ी कम हुई है, लेकिन कोफोज 2.5% की बढ़त दिखाते हुए आज के सेशन में। लेकिन एक बार रुपया आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्योंकि रुपए में लगातार हमने रिकॉर्ड लोज आते हुए देखे। पिछले हफ्ते भी, आज का भी फॉल डॉलर के अगेंस्ट काफी कमजोर था। फिलहाल 81.57 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। अब रुपए की चाल कैसी रहेगी, कब ये गिरावट थमेगी, इस पर बातचीत करते हैं। और क्यों गिर रहा है रुपया, ये बताने के लिए नीरज वाजपेयी हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज जी, डॉलर की मजबूती के अगेंस्ट रुपए में रिकॉर्ड कमजोरी, सबसे पहली चीज तो ये समझना चाहेंगे कि रुपए में इस गिरावट के पीछे के मुख्य कारण क्या हैं और क्या क्या रिस्क आगे के लिए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब नजरें आरबीआई पॉलिसी पर भी टिकी हुई हैं, आरबीआई पर भी टिकी हुई, तो बहुत सारी चीजें हैं जो रुपए के मद्देनजर हो रही हैं। पर सबसे पहले क्या कारण है रुपए के गिरने के? देखिए, रुपए की कमजोरी डॉलर के सामने जो हो रही है उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि दुनिया भर के देश में ब्याज दरें बढ़ रही हैं और सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ी हैं। और इसके साथ ही ये भी कहा है वहाँ के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व में कि आगे भी ये बढ़ती रहेंगी। अब रेंज वहाँ पे 5 से 5.5% तक की दी जा रही है। इसकी वजह से लगातार करेंसी पे प्रेशर आ रहा है और डॉलर बहुत ही स्ट्रांग हो रहा है। दुनिया की सभी करेंसीज के अगेंस्ट में डॉलर में मजबूती आई है। डॉलर इंडेक्स जो 6 करेंसीज को ट्रैक करता है वो 114 पे पहुंच गया है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो इसकी वजह से रुपये पे या दूसरी एशियन करेंसीज पे ज़बरदस्त प्रेशर देखने को मिल रहा है। अब यूएस में ब्याज दरें क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि वहाँ पर महंगाई 40 साल के हाई पे है, उसको कम करना है। 2% के टारगेट के सामने 8.5-9% का जो इन्फ्लेशन है उसको नीचे लाने के लिए वहाँ की सरकार, वहाँ की केंद्रीय बैंक ब्याज दरों को बढ़ा रहे हैं, जिससे डिमांड को थोड़ा सा किल करें और उसकी वजह से इन्फ्लेशन नीचे आए। तो इसका असर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि
तब जब डॉलर स्ट्रांग होता है तो एफपीआईज की तरफ से, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की तरफ से, इंपोर्टर्स की तरफ से डॉलर की डिमांड बहुत ज़बरदस्त बढ़ती है और डॉलर की कीमत ऊपर जाती है रुपए के अगेंस्ट में। दूसरा एक बात और ध्यान रखना चाहिए कि डॉलर वर्ल्ड की सबसे मजबूत करेंसी मानी जाती है, सबसे सेफ हेवन माना जाता है, इसलिए भी अमेरिका की तरफ बहुत सारा पैसा जाता हुआ दिख रहा है क्योंकि वो सेफ करेंसी के तौर पे देख रहे हैं लोग, और यूएस इकोनॉमी में ग्रोथ भी बहुत ज़बरदस्त है। तो इन कारणों की वजह से अगर डॉलर का फ्लाइट है, इंडिया से निकल रहा है, तो हमारी करेंसी कमज़ोर होगी। 21 अक्टूबर से, यानी 2021 अक्टूबर से आज तक के बीच में $100 बिलियन से ज़्यादा का हमारा फॉरेक्स रिजर्व खर्च हो चुका है। जो $650 बिलियन से ज़्यादा था, अब वो $550 बिलियन बचा है। तो यानी बहुत ज़्यादा गुंजाइश भी नहीं है कि आरबीआई इंटरवीन करके करेंसी को संभालेगा। इसलिए इसके इम्पैक्ट आपको अक्रॉस द बोर्ड देखने को मिल रहा है। खासतौर पे जो इंपोर्टर्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मार पड़ रही है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर, चिप कंपनीज़ के ऊपर, ऑटोमोबाइल के ऊपर असर देखने को मिलेगा। अब करेंसी कितना और डिप्रिशिएट हो सकती है, कुछ जानकारी ये कह रहे हैं कि चार्ट पे या जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स में ब्रेकआउट देखने को मिला है, अनप्रेसिडेंटेड है। हो सकता है करेंसी आने वाले समय में 84 तक के लेवल्स देखे, जो अपने आप में एक फिर से रिकॉर्ड बनेगा और काफ़ी कमज़ोर करेंसी होगी। लेकिन ये वहाँ तक जाएगा कि नहीं जाएगा, कितना ज़्यादा रुपए में डिप्रिशिएशन हो सकता है, इस सब का जवाब, जैसा कि आप कह रही हैं, हमें शुक्रवार को मिलेगा जब आरबीआई अपनी पॉलिसी सामने रखेगा। ब्याज दरों में कितनी बढ़ोतरी करते हैं, इन सब बातों का जवाब उस दिन मिलेगा। तब तक ये करेंसी पे दबाव बना रहेगा। बिल्कुल। हमारे साथ यूनाइटेड फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स के मैनेजिंग पार्टनर के.एन. डे भी मौजूद हैं। मिस्टर डे, जो नीरज जी ने बातें बताई क्यों रुपया गिर रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन दो चीज़ें आपसे पूछना चाहेंगे। एक तो ये कि और कितनी वीकनेस आप देख रहे हैं मौजूदा सिनेरियो में, मौजूदा जो न्यूज़ फ्लो बना हुआ है, डेवलपमेंट्स हो रही हैं। दूसरी बात ये जो नीरज जी ने पॉइंट आउट रेस किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देखा है 2022 में अब तक आरबीआई ने पूरी कोशिश की है रुपए को शील्ड करने की, प्रोटेक्ट करने की या वॉलेटिलिटी को मैनेज करने की, लेकिन अब जब फॉरेक्स रिजर्व्स 2 साल के लोअर लेवल्स पे हैं, कितनी कंफर्टेबल पोजीशन में आरबीआई है इंटरवीन करने की, क्या व्यू है आपका? गुड आफ्टरनून। आपने जो पहला पूछा, आई थिंक रुपी कहाँ तक, सॉरी आई गॉट द फर्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका? और कितना कमजोर हो सकता है रुपया? ओके, देखो लेवल तो बताना एब्सोल्युटली मुश्किल है, बिकॉज क्योंकि अभी जो रुपी जिस टेरिटरी में चल रहा है, विच इज इन अ वेरी नेगेटिव टेरिटरी एज कंपेयर टू एनी अदर करेंसीज इन द वर्ल्ड। एंड अगर आप आज भी आप देखोगे तो आप मोस्ट ऑफ द एशियन करेंसीज, चाहे वो मलेशियन रिंगिट हो, इंडोनेशियन रुपया हो, थाईलैंड बात हो, कोरियन वॉन हो या CNY हो, सभी आधा से 1% तक गिरा हुआ है। Every currency has fallen. The simple reason beyond, क्योंकि जो फ्राइडे में जो डॉलर इंडेक्स 112 था, आज 114 हो चुका है। एंड नीरज जी ने जो बताया, डॉलर डिमांड विल कंटिन्यू बिकॉज द यील्ड्स वहाँ पे जो काफी हाई है, कैपिटल माइट मूव आउट फर्दर, इसके लिए रुपी डायरेक्शन अभी भी नेगेटिव है। और आज भी हमारे आरबीआई भी थोड़ा इंटरवेंशन कर रहा था सवेरे, बट द अंडरलाइन करंट नेगेटिव इज वेरी नेगेटिव। डॉलर डिमांड फ्रॉम इंपोर्टर्स, खास करके जिन्होंने कुछ इंपोर्ट फाइनेंस किया हो, जिन्हों के FCNR लोन हो, ECB हो, ये सब उनके अभी स्ट्रेस में आ चुके हैं। दे आर ट्राइंग टू कवर इन पैनिक नाउ। एट दिस मोमेंट द वे इंटरनेशनल मार्केट चल रहे हैं, मेरा ख्याल से रुपी का वीकनेस कहाँ तक जा सकता है कहना मुश्किल है, बट डेफिनेटली इट इज वेरी क्लोज ऑफ रीचिंग 82.5 और इट में इवन एट 83 लेवल्स आर नॉट इम्पोर्टेंट टू मी, बट द डायरेक्शन इज स्टिल नेगेटिव लग रहा है गोइंग फॉरवर्ड। नंबर 2, आपका जो सेकंड था कि आरबीआई का जो रिजर्व्स 640 से 545, 550 तक आ चुके हैं, विच इज करेक्ट। आरबीआई इन द प्रीवियस 6-7 महीने में काफी इंटरवेंशन किया था जब यूएस यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ था, एंड एज ऑफ टुडे आरबीआई इज इंटरवेनिंग द पर्पस ऑफ जो अभी अब जो प्रेजेंट इंटरवेंशन है, इट इज ओनली टू अवॉइड एनी स्पेकुलेटिव मूवमेंट्स इन द मार्केट। द डायरेक्शन ऑफ द रुपी विल नेगेट फर्दर एज इट गोज, बट उसको एक जस्ट टू इंटरवेन एंड कीप एट पर्टिकुलर लेवल मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। और जिस तरह से आरबीआई अभी माइल्ड इंटरवेंशन कर रहे हैं, माइल्ड इंटरवेंशन, बिकॉज ऑल अदर करेंसीज आर वीकनिंग, यू कांट कीप हमारे खाली रुपी को स्ट्रांग रखे कोई फायदा नहीं है। और हमारे ये भी जानना चाहता हूँ, पीपल शुड नो दैट हमारा जो रिजर्व है $545 बिलियन, उसके सामने हमारा एक्सटर्नल डेट भी $600 बिलियन है। इट इज नॉट रिजर्व विच इज बिल्ट अप ऑफ करंट अकाउंट सरप्लस और ट्रेड सरप्लस। हमारे रिजर्व को भी संभाल के वापरना, आरबीआई इज डूइंग इट
absolutely well, and because our fundamentals are also partially strong, हमारे impact उतना जल्दी नहीं आ सकता है on the negative front. But this is the right time when we should see certain movements coming from the government and RBI together to protect any to bring our imports little downward. ओके ओके ओके, शुक्रिया मिस्टर डे अपने व्यूज़ देने के लिए। तो कमज़ोर तो है रुपया, और इनफैक्ट जो तमाम एक्सपर्ट कम्युनिटी है, जो तमाम ब्रोकरेज हाउसेस भी, वो भी मान के चल रहे हैं कि अब जो ब्रॉडर रेंज रुपए की रह सकती है वो 79.50 से 81.50 82 के बीच रह सकती है। पॉसिबिलिटी 83 तक भी फिसलने की है अगर सिचुएशन वर्सन फर्दर होती है, अगर इस तरीके का ग्लोबल सेल ऑफ या एफआईज आउटफ्लोज फर्दर एक्सटेंड होते हैं तो। शुक्रिया नीरज जी आपका भी बताने के लिए कि रुपए में गिरावट के पीछे क्या क्या कारण है और क्या स्थिति बनी हुई है। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर कुछ और स्टॉक्स पर करेंगे चर्चा। आप देखते रहिए मिड कैप मंत्रा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। बाजार के हाल पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं क्या रुझान बना हुआ है। फिलहाल आपको निफ्टी दबाव में ही दिखाई देगा, लेकिन हाँ रिकवर हुआ है दिन के निचले स्तरों से थोड़ा सा, और मिड कैप्स में भी रिकवरी थोड़ी सी दिखी है, ऑल्दो पेन अभी भी काफी है। निफ्टी अब 17,140 पर ट्रेड कर रहा है 1% की गिरावट के साथ। बैंक निफ्टी में भी 600 साढ़े 600 अंकों की गिरावट दिख रही है। एक बार निफ्टी आईटी इंडेक्स ले आते हैं आपकी स्क्रीन पर, जो अब डे हाई पर आ चुका है 1.25% की मजबूती के साथ। जो दिग्गज आईटी स्टॉक्स है, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, ये स्ट्रेंथ दे रहे हैं, ये सपोर्ट कर रहे हैं, और अब 1.25% की मजबूती के साथ निफ्टी आईटी इंडेक्स कारोबार करते हुए। तो रुझान फिलहाल पॉजिटिव आईटी पैक में। इन्फोसिस देखिए डे हाई पर ट्रेड करा, ऑलमोस्ट 0.25% की मजबूती देखने को मिल रही है। लेकिन अब कुछ और इंपॉर्टेंट खबरों की ओर रुख करते हैं, और अगर आप मेड इन यूके स्कॉच विस्की और रेंज रोवर गाड़ियों के शौकीन हैं तो आने वाले दिनों में ये काफ़ी सस्ते में आपको मिल सकेंगे। दरअसल दिवाली तक भारत और यूके दोनों आपस में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट यानी एफटीए करने वाले हैं, और इस एफटीए से किन किन सेक्टर पर क्या असर पड़ेगा ये बताने के लिए लक्ष्मण रॉय हमारे साथ मौजूद हैं। तो लक्ष्मण बताइए क्या डिटेल्स हैं इस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट से जुड़ी हुई, और स्वाच या फिर रेंज रोवर की गाड़ियों के अलावा और क्या क्या सस्ता होने वाला है? देखिए, दरअसल ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो अगले महीने दोनों देशों के बीच यानी भारत और यूके के बीच में दस्तखत होने जा रहा है, और इससे फ़ायदा ये हुआ कि भारत में जो भी सामान यूके से इंपोर्ट होता है उस पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी, और यूके से जो सामान भारत से जो सामान यूके में जाता है वहाँ भी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। यानी दोनों देश एक दूसरे के देशों पर इंपोर्ट ड्यूटी, सामान पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएंगे। इसका सीधा सा फायदा ये होगा, चूँकि रेंज रोवर से शुरुआत इसलिए की चूँकि आप ऑटो सेक्टर में काफ़ी अच्छे से जानती हैं, उस पर इंटरेस्ट रखती हैं, तो आपको बता दूं कि रेंज रोवर जो है या फिर ऐसी जो महंगी गाड़ियां हैं जो यूके से भारत में इंपोर्ट होती हैं उस पर 100% का इंपोर्ट ड्यूटी लगता है। अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया और शर्तें अगर फाइनल हो गई तो हो सकता है कि ड्यूटी पूरी तरह से खत्म हो जाए, यानी लगभग आधी कीमत पर ऐसी गाड़ियां आपके पास आ जाएंगी, यूके मेड इन यूके गाड़ियां। सिर्फ गाड़ियां ही नहीं, स्कॉच विस्की जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, लेकिन उस पर भी अच्छी खासी ड्यूटी इंडिया में लगती है, वो भी काफ़ी सस्ती हो जाएगी। इन सब के अलावा कई सारे सामान हैं जो आप देखेंगे कि यहाँ पे इंडिया में सस्ता होता हुआ दिखेगा, जिसमें डायमंड, गोल्ड, सिल्वर जैसे सामान होते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगभग खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। यूके में अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, यूके में नौकरी पाना चाहते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसी तरीके से जो सेक्टर यूके में एक्सपोर्ट करता है, टेक्सटाइल सेक्टर हो गया, गारमेंट सेक्टर हो गया, ज्वेलरी सेक्टर भी एक्सपोर्ट होता है, उन सब पर भी यूके में इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगी, तो उनको भी फायदा, उनको बड़ा बाजार मिल जाएगा। तो ये एक फायदा होगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से, जो दिवाली तक होने की संभावना है। हालांकि जो मैंने बताया वो इस बात पर निर्भर करता है कि किन किन सामान को इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में शामिल किया जाता है, और कई बार पूरी तरह से एक झटके में इंपोर्ट ड्यूटी खत्म नहीं की जाती है, किस्तों में की जाती है या फिर एक सीमा तक की जाती है, तो वो सब शर्तें अभी अंतिम रूप दिया जा रहा है। ओके, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगले महीने ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है, और अगर ये ट्रेड एग्रीमेंट हुआ तो आपको स्कॉच विस्की हो या फिर रेंज रोवर की गाड़ियां हो, गोल्ड हो, डायमंड हो, ये आपको सस्ते मिलेंगे, क्योंकि इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का बेनिफिट आते हुए दिखाई देगा। शुक्रिया लक्ष्मण डिटेल्स बताने के लिए। आगे बढ़ते हुए फटाफट से खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट ले आते हैं। इस हफ्ते जो मुकाबला हो रहा है वो 3 खिलाड़ियों के बीच में हो रहा है। एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे, शेर खान के गौरव रत्न पारखी और इक्विनॉक्स रिसर्च के पंकज रांदड़ हैं। और अब तक के पोर्टफोलियो में जो चेंजेस किए गए वो फटाफट से आपको दिखा देते हैं। पंकज रांदड़ ने बजाज फाइनेंस में सेल कॉल दी थी 6900 के टारगेट के लिए, उन्होंने एग्जिट किया है 7209 के लेवल्स पर, फिलहाल 7310 पर ये कारोबार कर रहा है। साथ ही एशियन पेंट्स पर भी कॉल
थी पंकज की ओर से बाय करने की और इन्होंने प्रॉफिट्स बुक किए हैं 3432 के लेवल्स पर। हालांकि 3610 के टारगेट्स के लिए इन्होंने खरीदारी सजेस्ट की थी। साथ ही कुछ और ट्रेड्स दिखाएं तो एनटीपीसी यहाँ सेल कॉल दी थी, ये भी प्रॉफिट्स लिए हैं यहाँ पर पंकज ने 156 के लेवल्स पर। 140 के इनके टारगेट थे। दो और अपडेट्स हैं, एक तो सिप्ला से जुड़ा हुआ अपडेट है, ये ट्रेड इन्होंने ऐड किया है। 1175 के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। स्टॉप लॉस 1040 का रख सकते हैं। साथ ही एम्फेसिस को पिक किया है पंकज ने, 2185 के टारगेट के लिए 1980 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। तो ये दो ट्रेड्स ऐड किए हैं, बाकी 3 पोजीशन से एग्जिट किया है पंकज रांदड़ ने। चलिए फटाफट से अब तक के रिटर्न की स्थिति भी आपको दिखा देते हैं। और अब तक के रिटर्न की स्थिति के हिसाब से पंकज लीड करते हुए 4% रिटर्न्स के साथ, रूपक डे 1.5% से ज्यादा के रिटर्न दे रहे हैं और गौरव पार्की का पोर्टफोलियो 1% का रिटर्न लैंड कर रहा है। रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के आगे देखिए हमारी खास पेशकश फेस्टिव बाजार न्यूज वाजपेयी के साथ। नमस्कार।